आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए इतिहास के पन्ने पलटकर सीधे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत के एक बेहद रोचक सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसा दौर था जब छोटे छोटे राज्य मिलकर विशाल और ताकतवर साम्राज्य में बदल रहे थे। मगध के शुरुआती विकास से लेकर अलेक्जेंडर द ग्रेट के आगमन तक के इस पूरे सफर को हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ इस शानदार ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे इस दृश्य पर आते हैं। पाटलिपुत्र के इस व्यस्त और आलीशान द्वार पर गौर करें। शहर को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल खाई यानी मोट बनाई गई है और एक भारी ड्रॉब्रिज भी है जिसे किसी भी खतरे के समय तुरंत उठाया जा सकता था। इस पुल से होकर सेना के जवान युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि एक प्राचीन साम्राज्य की राजधानी को कितना सुरक्षित रखा जाता था, जहां राज्य की हिफाजत के लिए हर पल चौकन्ना रहना पड़ता था। लेकिन कोई भी बड़ा शहर सिर्फ उसकी सेना से नहीं बनता, बल्कि वहां बसने वाले आम लोगों से बनता है। जरा इस माइक्रो पर्सपेक्टिव पर ध्यान दें। उन स्थानीय लोहारों को देखें जो दिन रात एक करके वो मजबूत हथियार ढालते थे जिनसे सैनिक राज्य की सुरक्षा करते थे। वहीं दूसरी तरफ आम गलियों में कलाबाज और सड़क के कलाकार भीड़ का मनोरंजन कर रहे हैं। ये पाटलिपुत्र के आम नागरिकों की कहानी है जो इस आलीशान साम्राज्य का एक बेहद अनमोल और जिंदा हिस्सा थे। तो अब आते हैं इस सवाल पर, आखिर एक साम्राज्य बनता किस चीज से है? इन छोटी गलियों और स्थानीय लोगों से निकलकर अब एक बहुत विशाल भूभाग पर शासन करने की प्रक्रिया को समझते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो इतना बड़ा हो कि घोड़े पर बैठकर उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में करीब 2 महीने लग जाएं। अंग्रेजी का ये जो एम्पायर शब्द है ना, ये लैटिन के इम्पीरियम से निकला है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर या सर्वोच्च सत्ता। वहीं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ऐसे सर्वोच्च शासक को सम्राट, अधिराज या राजाधिराजा कहा गया है। एक साम्राज्य का मतलब सिर्फ एक बड़ा राज्य होना नहीं है, बल्कि ये छोटे क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह होता है। यहाँ छोटे राज्य एक बड़े शासक के अधीन वैसल बन जाते हैं और अपने सर्वोच्च ओवरलोड को सम्मान के रूप में अनाज, धन, हाथी या अन्य कीमती चीजें भेंट किया करते थे। अब जाहिर सी बात है, इतने विशाल क्षेत्र को संभालना कोई आसान काम तो था नहीं। यहां दर्शाए गए ये 6 स्तंभ बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि एक साम्राज्य को नियमित रूप से चलाने के लिए कितने जटिल प्रशासन यानी कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी। इसमें एक बड़ी खड़ी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, करेंसीज को रेगुलेट करना, व्यापार के नियम बनाना और सबसे जरूरी खानों, जंगलों और कृषि जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर मजबूत नियंत्रण रखना शामिल था। और यहां से बनता है अगला पड़ाव, संपत्ति के स्रोत। आखिर इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आता था? चलिए देखते हैं कि ये आर्थिक पहिया आखिर घूमता कैसे था। इतने बड़े साम्राज्य की सेना को खिलाने, उन्हें हथियार देने और अपने क्षेत्र को और फैलाने के लिए बहुत भारी धन की आवश्यकता थी। उत्तर पथा और दक्षिणा पथा जैसे इन विशाल व्यापारिक मार्गों पर गौर करने से पता चलता है कि ये ट्रेड रूट्स इस विशाल आर्थिक तंत्र की नसें थीं। इन्हीं रास्तों के जरिए सूती कपड़े, मसाले और कीमती पत्थर जैसे लाभकारी सामान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर तक पहुंचते थे। सीधी सी बात है, इन मार्गों पर जिसका कब्जा होता वही असली दौलत और साम्राज्य का मालिक होता था। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ ये है कि इस पूरे व्यापार का कंट्रोल सिर्फ राजा के हाथ में नहीं था। प्राचीन ग्रंथों में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि किसान, व्यापारी, चरवाहे, साहूकार और शिल्पकार अपने वर्गों के नियम खुद तय कर सकते थे। इन स्वतंत्र व्यापारिक संगठनों को श्रेणीज या गिल्ड्स कहा जाता था। ये गिल्ड्स आर्थिक रूप से इतनी अहम थी और अपना काम इतनी कुशलता से करती थीं कि राजा उनके आंतरिक मामलों में शायद ही कभी दखल देता था। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। तो इन सब परिस्थितियों के बीच आइए देखते हैं मगध का उदय कैसे हुआ, जिसने भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उस समय के 16 महाजनपदों में से मगध सबसे आगे निकल गया और ये बड़ा शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफी किसी राज्य को कितना शक्तिशाली बना सकती है। एक तरफ गंगा के बेहद उपजाऊ मैदान और हाथी से भरे जंगल थे, तो दूसरी तरफ जमीन में प्रचुर मात्रा में लोहा मौजूद था।
लोहे के हलों ने खेती की पैदावार को तेजी से बढ़ा दिया, जिससे अनाज का बहुत बड़ा सरप्लस पैदा हुआ। और उसी लोहे से सेना को ऐसे तेज हथियार मिले जो दुश्मनों को ध्वस्त कर सकते थे। एक बेहतरीन कृषि और एक अजेय सेना, ये दोनों मगध की सबसे बड़ी ताकत बन गए। मगध की ये भौगोलिक लॉटरी यहीं खत्म नहीं हुई। गंगा और सोन नदियों ने मिलकर ट्रांसपोर्ट का एक जबरदस्त नेटवर्क बनाया। नदियों के जरिए भारी मात्रा में व्यापार इतना आसान हो गया कि राज्य में बेपनाह दौलत आने लगी। इस बढ़ते व्यापार और संपत्ति का एक बड़ा परिणाम ये निकला कि यहाँ के शासकों ने पंचमार्क चांदी के सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। ये निशान लगे हुए सिक्के उनके राज्य की आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा सबूत थे। मगध के इस उदय में नंदा वंश की भूमिका एक अहम मोड़ थी। महापद्म नंदा ने उत्तर और पूरब के कई राज्यों को जीतकर एक बेहद शक्तिशाली और अमीर साम्राज्य खड़ा किया। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस वंश का अंतिम शासक धनानंदा बिल्कुल ही अलग निकला। अपने भारी लालच और जनता पर अत्याचार करने के कारण वो लोगों के बीच बेहद अलोकप्रिय हो गया। एक ही वंश में शौर्य और शोषण का ये बड़ा फर्क सच में सोचना पर मजबूर कर देता है। और जब अंदरूनी राजनीति में ये सब चल रहा था, तभी दस्तक होती है एक नए खतरे की, यूनानी आक्रमण। पूर्व में हो रही इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक नया तूफान आगे बढ़ रहा था। भारत के इन शांत स्थापित राज्यों को अचानक एक विशाल और बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस टाइमलाइन पर गौर करने से पता चलता है कि कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा एक युवा ग्रीक राजा कितनी तेजी से आगे बढ़ा। पहले उसने पर्शियन साम्राज्य पर कब्जा किया और फिर सीधे भारत पर धावा बोल दिया। पंजाब में किंग पोरुस के साथ उसकी जो भयंकर लड़ाई हुई, वो इतिहास में दर्ज है। एक के बाद एक इन लगातार युद्धों ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रभावित किया, बल्कि अलेक्जेंडर की सेना को भी पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया। यहाँ सबसे अहम बिंदु ये निकल कर आता है कि दुनिया की सबसे असाधारण सैन्य ताकत भी आखिरकार एक जगह आकर मजबूर हो गई। भारत की गहराइयाँ, यहाँ की विशालता और भयंकर स्थानीय विरोध का सामना करते हुए थकान और बीमारियों से टूटी हुई अलेक्जेंडर की सेना ने गंगा नदी को पार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें हर हाल में पीछे हटना ही पड़ा। ये सीधे तौर पर साबित करता है कि असीमित ताकत का भी एक अंत जरूर होता है। और अंत में आते हैं एक थोड़े दार्शनिक विषय पर। अलेक्जेंडर जब भारत के उन साधुओं से मिला जिन्हें ग्रीक्स जिम्नोसॉफिस्ट कहते थे, तो उसने उन्हें कठिन पहेलियों और सवालों की चुनौती दी। उन साधुओं ने इतनी शांति, सहजता और चतुराई से जवाब दिए कि वो महान योद्धा भी दंग रह गया। ये घटना आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची और सर्वोच्च शक्ति तलवारों और सेनाओं के बल पर मिलती है, या फिर संयम और अंतर्मन की बुद्धिमत्ता ही असली ताकत है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस सफर के खत्म होने के बाद भी आगे तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।